Welcome you all in this video. आप सभी का स्वागत है. This video is mainly for those students who are appearing for NEET, UG, CBUT and इस टाइप की एग्जाम जिसमें बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बोर्ड्स एग्जाम एज वेल, राइट. तो आपको क्लास 12 बायोलॉजी में एक चैप्टर आते होंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस की जो मॉलिक्यूलर बेस है उनको आपके सामने रिप्रेजेंट करती है. तो इस चैप्टर में किसी स्टूडेंट का मतलब ऑलरेडी तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन किसी किसी को समझने में थोड़ा दिक्कत आती है. इसको किस तरीके से याद रखूँ, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से याद रख सकता हूँ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाले पूछते हैं कभी कभी एग्जामिनर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. तो हम इस चैप्टर्स को ऐसा आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं. तो आप बने रहिए. बायोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे हमको बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है. बुक्स नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो मेमोराइज कर लिया और एग्जाम में जाके भर दिया, बस हो गया. नहीं करना, नहीं, हमको समझना पड़ेगा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ हिस्ट्री और इसके आने वाले टाइम में आपको और भी सारे मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले तो हिस्ट्री के बारे में. कुछ पर्पस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उनका पर्पस क्या था, क्यों हुए थे, कुछ तो लॉजिक हुए होंगे, क्या था उस लॉजिक, वो स्टोरी क्या था, हिस्ट्री क्या था, ठीक है. और दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, टाइम देंगे, कमेंट करोगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आंसर भी दूंगा. और ऐसे भी कुछ चीज़ें आपको माइंड में आते होंगे, आप कमेंट पे उसका आंसर दो, ठीक है. खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद का आंसर भी दो, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर, सभी ने इसका नाम सुने होंगे. आपने आपका एनसीईआरटी की जो पहले लाइन है उसके अंदर में ही इनके नाम आते हैं कि फ्रेडरिक मिस्टर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था. क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने प्रोफेशनली एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर होने के बाद उनकी वो एक बीमारी आ गई, हियरिंग प्रॉब्लम. उनको टाइफस कहते हैं, ठीक है. तो उस हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने सोचा कि अब पेशेंट्स को देखना नहीं बनता, ठीक है. वो प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनको उनको वहाँ से हटना पड़ा. उन्होंने सोचा अब कुछ बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे उन्होंने देखा जेनेटिक मटेरियल कौन था उस टाइम पर. पहले कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट उनके आगे हुए थे, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था कि देखते कि कुछ जेनेटिक मटेरियल, तो उन्होंने कुछ करने की सोचा. तो ऐसा भी नहीं था कि उनको कुछ इंटेंशन थी कि चलो जेनेटिक मटेरियल कौन है इसके ऊपर स्टडी करें, नहीं था. उन्होंने बस देखा कि सेल को स्टडी करना है मुझे, तो उन्होंने देखा कि न्यूट्रोफिल को स्टडी करते हैं. उन्होंने लिम्फोसाइट को पहले चाहा कि स्टडी करना, और उसके साथ उनको लगा कि लिम्फोसाइट कहाँ पे मिलेगी, जो ऊंट स्पेसिस रहती है ना, ऊंट के अंदर में आपको कहाँ पे इंजरी हुई तो उसको जो मरहम पट्टी करते हैं तो उस बैंडेज के ऊपर आपको इजीली जो सैक होती है उनके अंदर में आपको मिल जाते हैं, ठीक है. जो भी उसके लिक्विड उसके अंदर में आते हैं तो वहाँ पे इनके सेल्स, मतलब नेचुरल किलर सेल जो इम्यून सिस्टम आपके परे होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नेचुरल किलर सेल के साथ भी जो न्यूली फॉर्म्ड आपका न्यूट्रोफिल भी मिलेगा. तो उन्होंने देखा कि थोड़ा न्यूट्रोफिल को लेकर के स्टडी करते हैं. तो उनको पता नहीं था कि मैं कुछ डीएनए की तलाश में हूँ, ऐसा नहीं था बिल्कुल. उन्होंने बस स्टडी करना चाहा, उनको थोड़ा जानने की इच्छा हुई कि थोड़ा देखूँ कि ये सेल के अंदर में क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फीचर्स क्या है, मोलिकुलर फीचर्स. उन्होंने बस न्यूट्रोफिल को लिया और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दी. स्टडी मतलब कुछ बेस मीडियम के अंदर में, एसिडिक मीडियम के अंदर में, ऐसे ऐसे मीडियम में उन्होंने डिसाइफर करते रहा, इधर उधर जाते रहे. उन्होंने जब इस प्रेसिपिटेट के साथ एसिडिफिकेशन, इनको एसिडिफाई किया कुछ न्यूट्रोफिल को, देन देन उन अलग सी एक अननोन मॉलिक्यूल मिला. उनका नाम उन्होंने क्या दी, उनका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिन, ठीक है. उनको पता नहीं था कि ये कौन सा मटेरियल है. उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा डीएनए को, फर्स्ट टाइम देखे थे. इसके आगे भी शायद देखे थे, लेकिन मिस्टर ने पहले कहा कि इसके नाम देता हूं मैं न्यूक्लिन, ठीक है. अब इसके अंदर उन्होंने और भी चीज देखे कि इसके अंदर में नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, लेकिन सल्फर नहीं था. ये माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूं. इन्होंने बस कुछ सप्लीमेंटरी कुछ रिएक्शंस किए होंगे इसके ऊपर, जिससे उनको लगे थे कि इनके अंदर में नाइट्रोजन थे, फास्फोरस थे, सल्फर थे. उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप भी नहीं था, अपने अपने माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होंगे, ठीक है. उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1869, मतलब 1870 1880 की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है. बस ये शुरुआत था, ठीक है. तो उन्होंने फर्स्ट देखा, न्यूक्लिन नाम दी उसको, ठीक है, जो जिसके अंदर में नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, सल्फर था. उसके बाद ऑल्टमैन, उस टाइम पे कुछ देर बाद ऑल्टमैन ने वो न्यूली आइडेंटिफाइड जो मॉलिक्यूल्स थे न्यूक्लिन, उनको देखा कि देखते हैं इसका नेचर क्या है. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते ये देखा कि दिस इज एसिडिक इन नेचर. जो जब बेसिक सॉल्यूशन उसके अंदर में इनको पुट किया जाते थे तो वो कोआगुलेट हो जाते थे, और उनको ये समझ में आई कि दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है. तो उस टाइम पे न्यूक्लिन को बदल कर उन्होंने रखा न्यूक्लिक एसिड. पहली बात,
डीएनए का नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड। हो सकता है डीएनए का कोई फ्रैक्शन हो सकता है टोटल डीएनए हो एक मॉलिक्यूल, लेकिन उनका नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लिक एसिड, ठीक, जो कि एसिडिक इन नेचर है, ठीक, उनका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड इसी ने, ठीक। अब फीवर्स लेविन बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जो उस टाइम पे पहले ही बता रहा हूं कि माइक्रोस्कोप का बिल्कुल पहली वर्जन थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो सोच ही नहीं रहे, ठीक है, उस टाइम पे सोचना ही मत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन उन्होंने थ्योरी के ऊपर बेस करके उन्होंने एक स्ट्रक्चर दी, ठीक है। उस स्ट्रक्चर जो डीएनए का स्ट्रक्चर और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर उनको कहते थे, ठीक है। मतलब वहां पे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे ऐसे होते थे, ठीक, और इसको रैपिडेडली ये इसके ऊपर एक यहाँ पे स्टाक हो जाते थे ऐसे ऐसे करके, इसके नीचे एक, ठीक है, ऐसे करके एक पॉलीमर अरेंज करते थे, ठीक है। तो ये जो यूनिट थे, ये वाला यूनिट, उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियोटाइड को, ये सारे जो यूनिट है इनको देखा, न्यूक्लियोटाइड को डिस्कवर की, और इनका जो स्ट्रक्चर थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह जो भी थे, उसके साथ आपको पता होंगे फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, राइबोस, जो राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर थे, इनको उन्होंने पहले बोला, ठीक, और उसका स्ट्रक्चर उन्होंने दी। उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला कि ये एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर डीएनए की होना चाहिए, इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर दे दी उनके हिसाब से, ठीक। लेकिन दिक्कत आ गई, दिक्कत कि अब जो आने वाले स्टडीज थे जेनेटिक मटेरियल कौन है, उसके बाद, इसके बाद ही स्टार्ट हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। प्रोटीन तो सबसे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट थे, क्योंकि वहां पे 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड से बनाए जाते थे। तो 20 नंबर को आप यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते भी हो, फिर तो बहुत बड़ी नंबर होती है ना 20, तो इससे तो बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सारे डाइवर्सिटी यहाँ पे आना चाहिए। तो पहली बात आपको बोल दी, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या जरूरी है। देखो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे, और हर एक जीव एक प्राणी से अलग अलग है, तो इसके मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होंगे तो उसके अंदर में म्यूटेशंस होंगे, और उसके अंदर में डिफरेंट फीचर्स के लिए उसका स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो इसीलिए इतने सारे बिलियंस ऑफ जो एनिमल्स है, जो बिलियंस ऑफ लाइफ है, इनके अंदर में जो डिफरेंस है इनको मेजर करेगी एक एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस जेनेटिक मटेरियल की। तो ये कैसे होगा, जो ये उन्होंने सोचते थे उस टाइम पे कि 20 नंबर ऑफ अमीनो एसिड को लेकर के जो प्रोटीन बनते हैं उनके अंदर में ही ये 20 को अलग अलग अरेंज करके आप कॉम्बिनेशन वगैरह करके इनको इतनी ज्यादा वेराइबिलिटी आ सकती है इस लिविंग वर्ल्ड में। तो हो सकता है प्रोटीन ही है सबसे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट, प्रोटीन को लग रहा था। लेकिन एक दिक्कत थी, प्रोटीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट था, प्रोटीन था स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उसको ब्रेक भी हो जा रहा था, तो उसका स्टेबिलिटी के बारे में उनको कंफ्यूजन थी। ये तो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है, और इन्होंने जेनेटिक मटेरियल भी हो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर में उनको ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई कि तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हो कि एक बॉडी ऑर्गन से आप कट करो और वहाँ से एक टोटीपोटेंट होते हैं वो चीज़, यदि प्रोटीन ऐसा होते थे तो क्यों नहीं टोटीपोटेंट हो रहा है। तो ये भी कुछ कंक्लूजन था, मतलब कन्फ्यूजन थी। तो इसीलिए प्रोटीन को लगने की वजह से ही उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। उनको लग रहा था कि और कुछ हो सकता है, प्रोटीन नहीं हो सकता शायद, लेकिन प्रोटीन हो सकता है, बहुत बड़ी चांस है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि 19th सेंचुरी के एकदम लास्ट टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था साइंटिस्ट की कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल होगा कौन। प्रोटीन हो सकता है लेकिन ये सारी दिक्कत है, तो और कौन कौन हो सकता है। और इस टाइम पे एक दिक्कत थी और, कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर, डीएनए क्यों नहीं बता रहा थे, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं था। प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर हमें पता चल गया था कि 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये है प्रोटीन, डबल हेलिक्स वगैरह उनको पता चल गए थे, लेकिन डीएनए की स्ट्रक्चर पता ही नहीं चल रहा था। और उस टाइम पे आके फिवस लेविन ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि प्रोटीन तो है, हो सकता है, लेकिन डीएनए की जो परसेंटेज थे, चांस थे, उनको घटा दिया उन्होंने। उन्होंने दिखाया कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, तो इनका जो वेरिएबिलिटी है, इनका जो परमानेंट कॉम्बिनेशन जो भी आप करते हो, कुछ तो नहीं होगा। तो सारे जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सेम टाइप में अरेंजमेंट होगी, और सभी का अंदर में सेम रेशियो रहेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सारे जो जो कुछ है इसका जो रेशियो है वो सेम होने वाली है। ये दिखाया फिवस लेविन ने। देन तो जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से डीएनए को होने की चांस और भी घट गया, ठीक है, प्रोटीन और भी ज्यादा बढ़ गई उनका चांस, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या, कि एक डाइवर्सिटी ऑफ डीएनए को इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं हो सकता। समझ में आया बात।
तो ऐसे देखना होगा आपको, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल होना है तो इसके लिए उसको पहले तो डाइवर्सिटी लाना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी है उनको डिफरेंट टाइप में आपको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या जा सकता है, ये पहले क्राइटेरिया है। और सेकंड क्राइटेरिया और भी है, इसको तो पहले तो है ये भिगोरस डाइवर्सिटी जो है ये होना चाहिए, ठीक है। भिगोरस डाइवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन जो टेट्रान्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बेसिस में नहीं था डीएनए में एज पर द फिवस लेविन मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करूंगा मैं कि न्यूक्लियोटाइड की मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड की मतलब होता है कि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो आपको एग्जाम में ये चीज आते होंगे, ठीक है। एएमपी, AMP, CMP, GMP एंड TMP, एंड वहाँ पे UMP भी होगा। आप थोड़ा एनसीईआरटी को देख लिया करो, ठीक है। इसको आपको बोलेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड के मतलब क्या हो सकते हैं, उसका नाम देगा, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसको अच्छे से याद रखनी है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे हर एक लाइन पे आपको जो क्वेश्चन है उसको आपको अंडरलाइन करते हुए जाना चाहिए। अंडरलाइन नहीं, पेन थ्रू करना है नीचे नीचे, और जो भी वर्ड है उसको हाईलाइट करते हुए जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक। तो चलो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दिखाई दी ये जो स्ट्रक्चर फिबस लेविन ने दी, उसके अंदर में डाइवर्सिटी तो है नहीं। और क्या चाहिए, एक कुछ जो मॉलिक्यूल ये जेनेटिक मटेरियल होने के लिए एलिजिबल कब होगा, पहले तो डाइवर्सिटी, उसके बाद स्टेबिलिटी, जो प्रोटीन के अंदर में नहीं था, स्टेबल होना चाहिए, हाईली स्टेबल। तो ये और एक मसला खड़ा हो गया। तो उस टाइम पे एवरी मैक एंड मैकर्टी जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सारे जो आरएनएस वगैरह ये सारे देकर के जो आपको एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट था। एक बात आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी के अंदर में तीन तीन एक्सपेरिमेंट क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसका पर्पस क्या है आपको पता है। जिस टाइम पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस टाइम पे ना डीएनए की कोई स्ट्रक्चर के बारे में तो पहले पता ही नहीं था। और दूसरी चीज आपको पहले बता दिया कि जो प्रोटीन थे उनके स्टेबिलिटी के बारे में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। डाइवर्सिटी तो मिल रहा था, स्टेबल नहीं है, डीएनए स्टेबल है नहीं उसके बारे में भी पता नहीं, और डाइवर्स है क्या उसके बारे में भी पता नहीं। लेकिन फेबस लेविन की जो मॉडल है उसको आने के बाद ये जो डाइवर्सिटी की जो बात है डीएनए की वो तो बहुत ज्यादा घट गई। देन एवरी मैक एंड मैकर्टी के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको पब्लिश हुए थे 900 वर्ड्स की उस टाइम की नेचर जो न्यूज़पेपर आते थे, ठीक है, नेचर के अंदर में उन्होंने पब्लिश की थी। और उस न्यूज़पेपर को कौन देखा, एडविन चरॉफ ने। अब चरगाफ ने जब उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा न्यूज़पेपर में, देन उनको लगा कि यदि ऐसा है तो फिवस लेविन की जो मॉडल है वो गलत होना चाहिए। तो उन्होंने उनके कॉलिग के साथ स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दी। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने चार चार डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डीएनए को लेकर के उनको स्टडी किया। अब उनको एक अलग गजब रिजल्ट मिली। क्या मिला उनको, उन्होंने देखा कि पहला, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन की जो चीजें हैं ये कांस्टेंट नहीं है, हर ऑर्गेनिजम्स में ये वेरी करते हुए रहते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये चीज वेरी करते हुए रहते हैं। तो पहला तो ये प्रूव हो गया कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर टेट्रान्यूक्लियोटाइड की था वो गलत है। उसके बाद उन्होंने और एक चीज देखा कि यहाँ पे एडेनिन थाइमिन के अंदर में बेस पेयरिंग हो रहा है। एडेनिन थाइमिन की, सॉरी, बेस पेयरिंग की बात तो नहीं है यहाँ पे, एडेनिन थाइमिन एंड साइटोसिन ग्वानिन के अंदर में जो परसेंटेज रेशियो है सेम है। एडेनिन जितना थाइमिन उतना, साइटोसिन और ग्वानिन उतना ही है। इसकी वजह से कि यहाँ पे तो एक बेस पेयरिंग होना चाहिए, यहाँ पे बेस पेयरिंग होना चाहिए क्योंकि एडेनिन थाइमिन की रेशियो सेम है, ग्वानिन साइटोसिन की रेशियो सेम है। तो पहले उन्होंने देखा कि इसका जो कांस्टेंट रेशियो उन्होंने बताए थे फिविस लेविन के स्ट्रक्चर के दौरान, हमें लग रहा था कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं, इसके मतलब वो स्ट्रक्चर गलत है। और सेकेंडली उनको पता चला कि ये बेस पेयरिंग होने की संभावनाएं है। मैं बार बार यहाँ पे बोलूंगा ये संभावनाएं है, दिस इज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी, राइट। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, उन्होंने जस्ट वहां पे उन्होंने बस प्रपोज की थी कि ये होना चाहिए, उन्होंने बस हिंट दिया था, हिंट दिया था। चरगाफ ने कभी भी इनको बेस पेयरिंग होगा क्या नहीं इसको फाइनलाइज नहीं की, उन्होंने बस यहाँ पे क्या दिया थे कि हिंट दिए थे, ठीक है, उन्होंने बस हिंट दिया था, फाइनलाइज नहीं की। याद रखना है, एग्जाम में आपको गलती हो सकती है यदि दे दी कि यहाँ पे जो बेस पेयरिंग है उसके बारे में जो है फाइनलाइज कौन की और हिंट कौन दिया। हिंट दिए थे चारगाफ ने जो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनलाइज मॉडल दिए थे, और बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो बोले थे वो क्रिक था, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक। और हिंट दिया था चारगाफ ने। अब तो प्रूव हो गए कि टेट्रान्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है। तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा, बेस पेयरिंग होना चाहिए, ठीक। तो इस टाइम के बाद
जो डीएनए के बारे में जो भी आपको मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी थी। मैक्सिमम थिंग्स जो है डीएनए के बारे में वो लगभग क्लियर था, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं थी। देन चीज यहाँ पे और बताऊंगा मैं इस टाइम पे जो भी मोस्ट प्रोबेबल चीजें थी वो विगोरस डाइवर्सिटी जो एक जेनेटिक मटेरियल होने में लगते थे डीएनए के अंदर में शायद हो सकती है। ये चीज प्रूवन हो गया चारगाफ की ये एक्सपेरिमेंट की बात। ठीक है, तो विगोरस डाइवर्सिटी होता है, लेकिन लेकिन डीएनए का स्टेबिलिटी है, इसके बारे में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। स्टेबिलिटी के बारे में तभी पता चल जाएगा जब इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। अब बारी है स्ट्रक्चर को रिवील करने में। ठीक है, तो इसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज हुई थी एनसीईआरटी में। आप यदि देखते हो तो उसके अंदर में दोनों पॉइंट दिया हुआ था कि पहले तो हो गया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, उसके बाद आ गया चारगाफ फ्लू। तो एक के बारे में स्ट्रक्चर और एक वहां पे बता दिए थे कि डाइवर्सिटी। तो स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी वो जेनेटिक मटेरियल होने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब विल्किन एंड फ्रैंकलिन बहुत अच्छी काम किए थे। उन्होंने क्या किया, डीएनए जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की वहां पे उन्होंने, इसके दौरान उनको एक चीज देखने को मिल गया। उन्होंने एक चीज बोला कि डीएनए वाज अ शॉर्ट हेलिक्स विथ 3.4 पीरियोडिसिटी। ठीक है, 3.4 पीरियोडिसिटी का मतलब होता है वहां पे उन्होंने देखा कि ये जो बेस पेयरिंग होती है ना, आप यहाँ पे थोड़ा और भी आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप जो बेस पेयरिंग देख रहे हो ना इस दोनों के बीच में, दिस इज 3.4। ठीक है, दिस इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, राइट, मतलब 0.34 नैनोमीटर। ओके, एमस्ट्रॉन्ग एंड नैनोमीटर याद रखनी है आपको, एग्जाम में गलत मत करना। मतलब 10⁻⁻9 है नैनोमीटर, ठीक है, और 10⁻⁻10 होती है एमस्ट्रॉन्ग। ठीक, इसको एग्जाम में गलत मत करना। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की वजह से विल्किन एंड फ्रैंकलिन को क्या मिली थी। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की, उसके बारे में उनको एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। इसी तरीके का स्ट्रक्चर उनको देखने को मिल गया जो कि एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, एक हेलिकल स्ट्रक्चर इसी तरीके से। ठीक है, दिस इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। जो इसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनके बारे में उन्होंने बता दी। ठीक है, तो अब तक पहले तो डीएनए की डाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चल गया। सेकेंडली उनके जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में भी आपको पता चल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूजन क्या हो गया, पहले तो है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आ गया फीवर्स 11 की वजह से। चारगाफ ने बोल दिया बेस पेयरिंग है। ठीक है, अब इन्होंने जो स्टडीज की उसके अंदर में उनको मिल गया एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से जो चीजें थी 0.34 नैनोमीटर की जो पीरियोडिसिटी है उनको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और हेलिक्स की जो चीजें थी वो यहाँ पे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की वजह से हेलिक्स के बारे में पता चल गया। ये सारी चीजें हमको पता चल चुके हैं। तब तक यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के बारे में भी पता नहीं चला। बस फर्स्ट स्टेप जो आपको पता चला वो है इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक हेलिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर में 3.4 एमस्ट्रॉन्ग 3.4 एमस्ट्रॉन्ग जो है इसका पीरियोडिकली यहाँ पे बेस पेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, बेस पेयरिंग जो है पीरियोडिकली 3.4 एमस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस इतना तक पता चल गया। अब स्टेबिलिटी कब पता चलेगा। देन आया वाटसन एंड क्रिक। क्रिक ही वॉज अ बिग साइंटिस्ट दैट टाइम। और भी कुछ किया था। पहले चीज उन्होंने बोला कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो एंटी पैरेलल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। एंटी पैरेलल की मतलब होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंटी पैरेलल इन नेचर। उसके बाद ये चीज हुई थी। पहले तो ये डबल हेलिक्स जो मॉडल है उनको उन्होंने जो है रिलीज की। उन्होंने उनका जो स्टडी था वो पहले चारगाफ की स्टडीज के ऊपर बेस करके उन्होंने बताए थे और एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर बेस करके उन्होंने बताए थे कि डबल हेलिक्स से होना चाहिए और ये मॉडल इस तरीके से होना चाहिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा हुआ मॉडल बिल्कुल नहीं है। उनको उनकी एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी के ऊपर बेस करके उन्होंने बस इनको बोला था। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली उन्होंने ये बात कही थी कि ये डबल हेलिक्स मॉडल होना चाहिए। और सेकंड जो उन्होंने यहाँ पे कॉन्फर्म किए थे, जो हिंट दिया था डबल हेलिक्स की, तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ पहले कॉन्फर्म की। उसके बाद जो चारगाफ ने बोली थी बेस पेयरिंग होना चाहिए, इनको कॉन्फर्म किया। इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की जो हिंट दिया था चारगाफ, उसको भी उन्होंने 100% तरीके से प्रूफ एंड कॉन्फर्म कर दी कि यहाँ पे उनके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन कहा? क्रिक ने। ये चीज क्रिक ने बताई। तो इसी वजह से जो उन्होंने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूनिक एंड फेमस है, इसके वजह से ही उनको नोबेल प्राइज मिले थे। सारे काम तो आगे हो चुके थे लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं था। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उन्होंने बताए थे, इसके वजह से ही सारे कुछ कंफर्मेशन सभी को मिल गया। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्फर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होना चाहिए क्या नहीं, और इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड डायमीटर्स वगैरह क्या क्या है, जो भी मेजरमेंट है उन्होंने सब कुछ बता दी, सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे और ज्यादा तरीके से आपको अच्छी तरीके से नोट बनाकर दे दी कि यहाँ पे बेस पेयरिंग होना चाहिए। किसके ऊपर बेस था? कि चरकफ की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर बेस थी। और एक चीज यहाँ पे बताने की जरूरत है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से होता क्या है। होता यह है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा इस टाइम पे, देखो यहाँ पे 2 नैनोमीटर के आसपास तो डायमीटर तो ऑलरेडी है ही। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगी उस टाइम पे क्या हो रहे होने वाला है कि देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस की यहाँ पे शो कर चुका हूं। ठीक है, और यदि ऐसा होता है कि यहाँ पे जो डीएनए की हेलिक्स था तो इसी तरीके की हो जाता था, जो एकदम श्रिंक हो जा रहा है, कुछ टाइम वाइड हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं था। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं था, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और जब भी ई वाले स्ट्रक्चर आएगी कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी दोनों मैटर करेगा, इसके अंदर में दोनों रहेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसको ज्यादा रेफर करती है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस हेलिक्स। जो भी इसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी रहेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ये सारे जो डायमीटर है ये यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक, तो अगले क्लास में हम और भी सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे टॉपिक्स हैं, अगले क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, और भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि यदि इसका जो टाइम है वो यदि 40 to 50 मिनट्स का वीडियो होते तो उसमें एक दिन में एक वीडियो में मैं ज़्यादा कवर कर पाऊंगा और आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन में मेरा एक कमेंट पिन कर दूंगा कि इसके रिगार्डिंग कि आपको चाहिए और थोड़ा लेंदी, जो मिनिमम 45 मिनट्स 40 मिनट्स का हो, ताकि आपको ज़्यादा मिले, जो इंग्रेडिएंट है ना वो आपको ज़्यादा मिल जाए एक ही वीडियो में। तो इसीलिए थोड़ा लेंदी होंगे। आप जिसको सपोर्ट करना है उस कमेंट में लाइक कर देना। ठीक है, अब बस लाइक कर देना, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको लगेगा कि नहीं आपको कम शॉर्ट वीडियोस चाहिए, उसका भी एक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसे जाके बस लाइक कर देना। ठीक है, और भी कुछ चाहिए आपको, कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्स्ट्रा क्लास में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो। और यही है पढ़ने की मतलब ही है इंटरेस्टिंग बनाना, खेलना, सब्जेक्ट के साथ खेल, यही एक्चुअल में पढ़ाई कहना जाते हैं। तो इसलिए चलते रहो, पढ़ते रहो, हम मिलेंगे जल्दी। इस वीडियो को आने में ज़्यादा लेट हो गए, मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इसीलिए मुझे कंसिस्टेंसी नहीं रहा, मतलब इतना लेट में आ रहा है। लेकिन आने वाले जो क्लासेस होंगे वो 4-5 दिन के अंदर में या फिर 3 दिन के अंदर में जितना हो सके मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रेगुलर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप लिसनिंग, मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। ठीक, चलो।